ने क्या सोचा होगा? ये तो फौज का ये कुमार श्रीकांत पत्रकार से प्रश्न है मेरा। देखिए, मेरा मानना है कि उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको इस बात का आइडिया भी नहीं था। और जैसा कि प्रफुल्ल सर ने बताया कि उनके पास अगर फौज का अधिकारी जाता है फौज ब्रिगेड को लेकर कि साहब ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, चीजों को अच्छा कर सकते हैं, नेहरू जी ने भी उसको भी डस्टबिन में डाल दिया। और सबसे खास बात है कि अगर आप मेनन साहब की बात करें तो 1962 के युद्ध को हारने में नेहरू जितने जिम्मेदार हैं उतने मेनन साहब भी हैं, क्योंकि मेनन के हाथ में ही सब कुछ था। रक्षा मंत्री से लेकर तमाम काम उनके हाथ में थे। उन्होंने कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन किया, 1962 को लेकर मिस कैलकुलेशन किया, और चीन की उस चालाकी में लगातार वो भी फंसते गए, अपनी सरकार को फंसाते रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, चीन को भारत बहुत बेहतर उस वक्त डिफीट कर सकता था अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता। और मैं आपको बता दूं कि जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर भेजा उस वक्त के अमेरिकन जो हैं उनको भेजा राष्ट्रपति को, और कहा कि हम आपकी सारी चीजें मानने के लिए तैयार हैं, आप मुझे हेल्प कीजिए। अब मुझे बताइए, 6 घंटे के बाद वो दूसरा लेटर लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि पहले आप हेल्प कीजिए फिर हम आपकी बातें मानेंगे। तो क्लियर कट है ना कि उनका दिमाग जो है, डिसीजन जो है, कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा था। प्रफुल्ल जी, वो उन्होंने लेटर लिखा, मुझे 12 स्क्वाड्रन स्टार फाइटर के चाहिए, और रात को लिखते अपनी एयरफोर्स को भेज दिया और अमेरिकन को बुला रहे हैं, ताकि उनको ये डर था। उनकी इंटेलिजेंस नहीं थी, आपने इंटेलिजेंस यूनिट को डेवलप नहीं किया था, इंटेलिजेंस मतलब दुश्मन के बारे में कुछ पता नहीं था। उस समय चीन के पास सिर्फ 4 बॉम्बर्स थे, उनकी भी रेंज नहीं थी, और उन सबको फ्यूल प्रॉब्लम थी। अब आप बताइए, ये हालत चीन की थी, और हम ऐसे हमारे डर के मतलब गीदड़ को शेर समझ रहे थे। ये सारी हमारी प्रॉब्लम। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो मैंने नहीं बताई, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने कान भर दिए थे नेहरू जी के कि आप फौज से जरा सावधान रहिए। कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान, हर जगह इन्होंने कूडी कर दिया है, तो हुकूमत छीन ली है। भारत में भी ना कर दें, अभी अभी ये बड़े अंग्रेजों के साथ होके आए हैं ये। और इसीलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, नेहरू जी मान गए, और उन्होंने धीरे धीरे हर एक लड़ाई के बाद आपकी फौज की तनख्वाह कम हुई, फौज की पेंशन कम हुई, और ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में नीचे कर दिया। देखिए, आपको पता है एक रैंक होती है पुलिस कप्तान एसपी को कहते हैं। वो एक आर्मी का कैप्टन जाता था, एसपी बनता था। धीरे धीरे आप उसने अब एसपी को आपने कर्नल के बराबर बना दिया, और जो नीचे जितने जूनियर आईएएस ऑफिसर थे उनको आपने सीनियर रैंक दे दिया, ताकि फौज को आप छोटा करिए तो फौज अपने बड़े ओहदे में बैठ ना पाए। ये सारा का सारा तरीका किया उन्होंने, अभी तक कर रहे हैं। और हमारी जो थोड़ी बख्शी साहब, हाँ जी, अब जो सीडीएस की स्थापना हुआ है, बीती टाइम भी सार ने आगे के अभी जो सीडीएस बने हैं जनरल बिपिन रावत साहब, इसको आप किस दिशा में देखते हैं? सुधार के तरफ कदम है, एक ही आदमी के जब कमांड होगा ऐसी परिस्थिति आती है, या सिर्फ ये भी एक मिट्टी के माधव है? इनका उपयोगिता क्या है फौजी के नाते? देखिए, ऐसा है, आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा स्टेप है, पर इसमें आदमी की पर्सनैलिटी काउंट करती है। इसका मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को किस तरीके से जॉइंटली इस्तेमाल किया जाए। लेकिन प्रफुल्ल सर, स्टार तो उतने ही हैं, नेवी का जो चीफ है उसके पास भी उतने स्टार हैं, विपिन जी के पास भी उतने स्टार हैं, तो स्टार भी मानता हूं, प्लस करना चाहिए था ना सर। आप कुमार साहब, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। मेरा ही सजेशन था इनको 5 स्टार बनाया जाए, मेरा सजेशन था, मैंने टेलीविजन पे भी बोला था, पर वो कोई बात नहीं, पर उनका ओहदा ऊपर है, उसमें कोई बात नहीं। देखिए, आर्मी में भी होता है, कोर कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, आर्मी कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, बट उसका ओहदा ज्यादा होता है। आर्मी चीफ का 4 स्टार होते हैं, वो सबसे ऊपर होता है, तो इनका भी 4 स्टार है। पर मैं आपको भाई बात समझा दूं क्यों बनाया गया है, ताकि जब लड़ाई होती है, आजकल की लड़ाई में तीनों अंग इकट्ठे लड़ते हैं। आर्मी और एयरफोर्स जहां पे इकट्ठा लड़ेगी, जैसे जर्मन्स ने पूरे यूरोप को 15 दिन में क्यों परास्त किया था, क्योंकि ये टेक्निक थी, जॉइंट ऑपरेशंस। जॉइंट ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए आपको एक जॉइंट ऑफिस की जरूरत होती है, जो थिंकिंग करके एक साथ पूरा प्रपोजल गवर्नमेंट के पास ले जाता है, वो सीडीएस करता है।
और फिर जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज की बात होती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है। पर ये नहीं, वो आर्मी का काम नहीं करता, आर्मी को कंट्रोल नहीं करता, वो आर्मी चीफ को हुक्म नहीं दे सकता कि तो आप ये करिए। आर्मी चीफ वही सर, करेगा। इसी दिक्कत को मैं बता रहा हूं आपको। आर्मी में या तमाम सेनाओं में क्या होता है कि एक ही समान अगर आपकी रैंक है तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्लियर कट है, आनाकानी भी कर सकता है। लेकिन एक रैंक ऊपर है तो वो ऑर्डर है। तो ये क्या विपिन रावत अभी तीनों को ऑर्डर देने लायक हैं? क्या ऑर्डर साइन कर सकते हैं? मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा हूं। सीडीएस कभी ऑर्डर नहीं देता, सीडीएस गवर्नमेंट का डिसीजन देता है, डिसीजन देगा, ऑर्डर नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, आर्मी चीफ सीडीएस के नीचे नहीं है, पर जब ऑपरेशन जॉइंट होता है तो वो सीडीएस की बात को सुनता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली ऊपर जा सकता है डिफेंस मिनिस्टर का कि ये नहीं, ये गलत है। ये ऐसी चीज है। इसको अब मैंने आपको अभी एक बताया है, कोर कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल है, और एक आर्मी कमांडर के नीचे 3 कोर होती हैं, पर तीनों लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर की बात मानते हैं, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल है। ये नहीं है कि नहीं मानते, ये आपको किसी ने गलत बताया है कि एक हाँ, बड़ी रैंक देने से उसकी इज्जत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका कमांड ज्यादा होता है, उसकी फाइनेंशियल पावर ज्यादा होती है, उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है। इसलिए तो क्या डिसीजन ले सकते हैं अगर विपिन रावत को, एक मिनट राकेश जी, अगर विपिन रावत को कोई डिसीजन लेना हो सेना को लेकर या उनके डिप्यूटेशन को लेकर, तो क्या वो डिसीजन ले सकते हैं? आपको लगता है क्या उनको डिसीजन लेकर आगे स्वतंत्र प्रभार नहीं है उनके पास? हाँ, अगर उनका सुनिए होते हैं कैबिनेट में। हाँ सुनिए, अगर मामला है जॉइंट ऑपरेशंस का, जॉइंट ऑपरेशन, नॉट डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी, जॉइंट ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का इकट्ठा, तो विपिन रावत साहब जो कहेंगे वो सबको बताया जाता है और वो मानते हैं। पर अगर वो ये कहें कि नहीं, आप अपनी मद्रास रेजिमेंट को वहां से निकाल के वहां पे गढ़वाल रेजिमेंट रखिए, आर्मी चीफ कहेगा नहीं। ये सबको अपना 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 दायरा पता है, ये दायरे में काम करने वाली बात होती है, ऐसा नहीं होगा। प्लीज, ये सीडीएस हो सकता है, अगर हो सकता है कि पहली एक्सपेरिमेंट है। अगर सरकार, देखिए, जब कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त ये सोचा गया था कि एक आदमी हो, तो ये सीडीएस का स्थापना हुआ। अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे कि इनका स्टार बढ़ा दिया जाए, तो जैसा कि आपने कहा था कि मैंने सजेशन 5 स्टार कर दिया जाए, उनको 5 स्टार कर दिया जाए, नोटिफाई कर दिया जाए कि भाई कि इनकी ऑर्डर सुपीरियर ऑर्डर होगा, इट मे बी इंक्रीज्ड। मैं इसलिए कहा था, मैंने ये नहीं कि इनकी हुकूमत आर्मी पे अच्छी होगी, नहीं, इसलिए कि उनका ओहदा होगा, उनको कोई ओवर रूल नहीं कर सकता मिनिस्ट्री में। वो फिर डिफेंस कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर आ जाते। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि मेरे ख्याल से राइट अंडर द डिफेंस मिनिस्टर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अथॉरिटी शुड बी द सीडीएस। ये होता है। हाँ, ये एक जेन्युइन बात, ये आपने जेन्युइन बात कहा। मतलब अभी जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो सीडीएस से ऊपर है? नहीं, अभी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी है। डिफेंस सेक्रेटरी तो एक लेफ्टिनेंट जनरल से भी ऊपर नहीं है। वो दूसरी बात है कि वो मुनीम के हाथ में खाता होता है तो सब उसको सलाम करते हैं, ये बात है। एक जो कैबिनेट सवाल है, डिफेंस सेक्रेटरी सीएनसी के भी नीचे होता है। सर एक सवाल, एक जायज क्वेश्चन है, आप जरा, मैं चाहूंगा आप उसका उत्तर दीजिएगा। अमेरिका में पेंटागन है, पेंटागन में जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी लोग सेना के रिलेटेड ही हैं। और अगर डिफेंस का कोई व्यक्ति रखता है या किसी व्यक्ति को रखा जाता है और डिफेंस का मिनिस्टर बनाया जाता है या विदेश किसी को मंत्रालय दिया जाता है, तो वो ज्यादातर डिफेंस के या सेना से जुड़े हुए लोग होते हैं। वहां तो आज तक कू नहीं हुआ, तख्ता पलट नहीं हुआ। लेकिन भारत में ऐसा क्यों होता है सर कि जो डिफेंस को लेकर तमाम डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें सेना से जुड़े हुए लोग नहीं होते? आपको मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया, ये सन 55 में ही डरा दिया था कि आप बच के रहिए। और इसलिए डराया था कि ये नहीं कि खतरा था, इसलिए डराया था कि इनके ओहदे ब्यूरोक्रेट को मिले, इसीलिए कर रहा था। इन्होंने कहा हम प्राइम मिनिस्टर को डरा देंगे, वो इनको नीचे कर देंगे और सारी की सारी पोस्ट हम ले लेंगे। ये चतुराई थी,
ये चतुराई करी, फौज का मुंह बंद होता है, ये डिसिप्लिन होते हैं, अब बोलते नहीं, न बोले ना कुछ नहीं है, वो करता हाँ 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 मिलाते रह गए। ये काम अमेरिका में अब करके देख लीजिए, अगर एक बार भी ऐसा कोई स्टेप आ जाए वहां पे तहलका मच जाएगा। यहां पे नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो एक बात है, हम जिस तरीके से हुकूमत में और जिस तरीके से ओबेइंग द ऑर्डर का एस्पेक्ट बना है, हमारी फौज अमेरिकन आर्मी से कहीं ऊपर है इस कंसेप्ट में। ओबेइंग द ऑर्डर, लॉयल्टी, जिस पे बहुत हम ऊपर हैं, जितना ऊपर अमेरिका नहीं है, पर अमेरिका में स्टेप्स अच्छे बनाए गए हैं शुरू से, इसीलिए ये तरीका ठीक है। हमारे को मैं पूरी खत बात कर दूं, हमारे को ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं है कि फौज ऊपर आए। वो इसलिए नहीं कि फौज टेक ओवर कर लेगी, वो इसलिए कि उनकी प्रमोशन एवेन्यूज खत्म हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए फौज को ये बहाना बनाया है कि सिविल ओवर मिलिट्री। देखिए, एक बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में सिविल अथॉरिटी शुड बी ओवर मिलिट्री अथॉरिटी। सिविल अथॉरिटी का मतलब है, ये लोग कहते हैं सारा ब्यूरोक्रेसी भी सिविल अथॉरिटी है, नहीं। सिविल अथॉरिटी का मतलब है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज सुपीरियर टू द सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मिनिस्टर, एमएलए, एमपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। आईएएस, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस सिलेक्टेड होते हैं। हम सिलेक्शन, एग्जामिनेशन देके सिलेक्ट होते हैं। हम भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। पर ये जो तरीका है ये कोई समझता नहीं है। ठीक है राकेश जी। बख्शी साहब, अभी जैसे हमने देखा कि राजनाथ सिंह जी और चीन के उनके काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग हुई थी, या अभी रशिया में जो मीटिंग हुआ था, तो हमने वहां के रक्षा मंत्री को देखा कि वो मिलिट्री के वर्दी टाइप में थे, चीन वाला भी था। इसका क्या कंसेप्ट है? मतलब क्या वो सेना के लोग होते हैं, या वो चूंकि रक्षा मंत्री इसलिए वो रक्षा की यूनिफॉर्म में होते हैं? इस विषय में कृपया मार्गदर्शन करें। वो सेना के होते हैं, पीएलए वहां पे सारे के सारे फौजी वर्दी पहनते हैं, क्योंकि फौज में काम किया होता है। यहां तक कि अमेरिका में भी देखा गया, हालांकि वर्दी नहीं पहनते, पर सब फौज में काम करके आए होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद नहीं वर्दी पहनते, वो दूसरी बात है। पर पीएलए का दूसरा मामला है, वहां सबके सब फौजी होते हैं। इस महकमे में फौजी है। हाँ, वहां का उनका रेलवे मिनिस्टर फौजी वर्दी नहीं पहनेगा, पर उनका डिफेंस मिनिस्टर फौजी वर्दी पहनेगा। लेकिन सर पीएलए तो पूरा फौजी है। पीएलए फौजी है। अब लेकर चलिए, अब आते हैं वापस चीन पर, चीन विवाद पर। अब आप जरा चीन को समझते हैं, मिलिट्री की तरीका समझते हैं। हम अपने देश में जिस तरह से आप पाते हैं कि खुफिया व्यवस्था हमारी मजबूत नहीं थी, हम उसको असेसमेंट करने में भूल कर गए 62 वाली लड़ाई में, तो चीन के पास भी खुफिया तंत्र होगा। हाँ, इंटेलिजेंस, वही खुफिया इंटेलिजेंस। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो हम लोग डोकलाम में देख रहे हैं, तिब्बत में देख रहे हैं, आप एक पेंगोंग में आ गया, एक वेंटॉप की कौन सी एक जगह आ रही है जहां कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के विरुद्ध हो रहा है, तो क्या ये ध्यान भटकाने के लिए चीन कर रहा है, या वाकई वो देख रहा? देखिए, जो जहां पर फतेह किया उससे 300 किलोमीटर दूर के सीमा पर हो रहा है, जबकि 1500-1600 किलोमीटर का हमारा बाउंड्री है। इसका क्या उपाय है कि हम हर जगह तो हो नहीं सकते, तो क्या करें कि चीन को लगे कि हम हर जगह हैं? देखिए प्रफुल्ल साहब, एक मिनट, त्रिशूल जो है वो 62 में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन फिर भारतीय सेना ने उसे वापस ले लिया था, और सारा बखेड़ा त्रिशूल को लेकर ही है, शायद, मुझे जहां तक लगता है। नहीं, त्रिशूल की बात नहीं है। त्रिशूल अब कई जगह चले गए थे, चाइना वहां रह नहीं सकता था। चाइनीज हाई ऑल्टीट्यूड में रह नहीं सकते, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। सबसे ज्यादा लफेड़ा यही है चाइनीज सोल्जर को। वो ठंड में चाइना में होती है, पर हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं काम कर सकता, वो पहाड़ी पे नहीं कर सकता। एक मिनट प्रफुल्ल सर, इसमें वन चाइल्ड पॉलिसी भी है, वो बता देता हूं मैं। वो तो दिखा रहा है, वो ऐसा है कि पहले जो था, जब वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं थी, चीन के जो सोल्जर्स थे वो ऐसे तबके से आते थे कि वो काफी देर तक फौज में रह के काम करते थे, और हमारी तरह रेगुलर 25-25 साल काम करते थे, 20-20 साल, 15-15 साल। पर अभी जो आ रही है फौज चीन की, वो आ रही है वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत। जो लड़का बड़ा हुआ है, और जो लड़के होते हैं
ये जो उनकी सबकी अब वो मॉडर्नाइजेशन इतनी हो गई है चीन में कि सब अब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं। फौज को किसी से कोई इतना प्यार नहीं करता, वो इसीलिए फौजी हुकूमत से डंडे के जोर पे इनको 5 साल या के लिए फौज में जाना पड़ता है। जब ये फौज में जाते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके भागना चाहते हैं। यहां तक कि हमारे को ये बताया गया है, हमने इनके पॉलिटिकल कमिश्नर से बात करी थी और उन्होंने कहा था कि हमको पता नहीं अब आप कैसे अपने फौज को कंट्रोल करते हैं, हमारा तो हर हफ्ते जो है फौजी नीचे जाना चाहता है, लड़कियों के साथ में कैसीनो जाता है, उसको डांस करना है, उसको ऐसा ये लाइफ है। अब आप हमारे फौजी कोई कहेगा कि मैं सियाचिन छोड़ के मैं जा रहा हूं वहां पे भंगड़ा करने और मैं डांस करने रोहतक, कोई कहेगा ऐसे? ये चीन को प्रॉब्लम है और इसीलिए सर एक लाइट नोट, ठीक है, एक लाइट नोट बताऊं मैं, अगर वो बांगड़ा बजा ये सबसे बड़ा नोट है। एक मिनट, नहीं एक चीज ऐड कर, राकेश जी एक मिनट, मैं टोकता नहीं हूँ लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मैंने सुना है कि चाइना में विनी द पू बैन है, विनी द पू द कार्टून। तो क्यों ना भारतीय, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति को शिटलर नाम है उनका, हिटलर नाम नहीं है, शिटलर है, तो शिटलर को बहुत डर लगता है विनी द पू, क्योंकि पूरा विश्व उनको शिटलर कहता है और विनी द पू के नाम से चिढ़ाता है। तो क्यों ना भारतीय सेना जो है विनी द पू के गाने बजाए, म्यूजिक बजाए, उससे ज्यादा वो मुझे लगता है चाइनीज नहीं होंगे अगर भारतीय सेना ये करेगी। मेरे को लगता है ये बड़ा इफेक्टिव तरीका होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। विनी द पू के रिकॉर्ड इश्यू कर दिए जाए और उनकी दवाई उनको खिलाई जाए। अरे सर बैन है चाइना में, विनी द पू का कार्टून बैन है। अगर किसी के पास विनी द पू की एक छोटा सा कार्टून का एक पैम्पलेट मिल जाता है इतना छोटा, तो उसे सख्त से सख्त सजा होती है। तो क्यों नहीं, आप ठीक कह रहे हो। नहीं आप नहीं है। वो पंजाबी सुना हम तो विनी द पू सुना है। नहीं वो पंजाबी इसलिए बजाते हैं, हमारे लोगों को रिझाने के लिए कि देखिए हम आपके दोस्त हैं। वो एक्चुअली पॉजिटिव एंगल से बजाते हैं। हाँ, तो वो इसलिए के जाते हैं। मैं आपको बता दूं, वो उनका ये प्रॉब्लम है और वो उनको इंफीरियरिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके सारे के सारे सोशल जो ड्रामा होते हैं वहां सब के सब फिल्मी गाने बजते हैं सारे। ये जितने बॉलीवुड के गाने वो आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, वो बजाते हैं वहां गाने। मैं जाके देखा है, बेलारूस वगैरह जाके देखा था, हर जगह ये दिलेर मेहंदी और बल्ले बल्ले हर एक रेस्टोरेंट में वो चल रहा है। ये बड़ा फैल गया है बात। एक्चुअली भारतीय संस्कृति ने ऐसा प्रहार किया है सांस्कृतिक तरीकों से, सांस्कृतिक हमला हुआ है मतलब उनके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा बख्शी साहब, फिर चीन के बॉर्डर पे आते हैं, चीन विवाद पे आते हैं, क्योंकि मेरा मुद्दा चीन विवाद ही था। अभी 3 चरणों पर भारत चीन वार्ता हो रहा है। लोकल कमांडर स्तर पर वार्ता हो रहा है, विदेश मंत्रालय स्तर पर वार्ता हो रहा है, रक्षा मंत्रालय स्तर पर वार्ता हो रहा है, लेकिन अभी जिनपिंग और मोदी के स्तर पर कोई डायलॉग आया नहीं। ना तो मोदी ने कोई युद्ध करो ना करो कहा, ना ही जिनपिंग ने कुछ करा है। इसको आप किस तरह से देखते? मोदी जी बॉर्डर पर गए थे, उन्होंने चीन का नाम लिया, उनको लेना भी नहीं चाहिए था, वो अपने जवानों का मोटिवेट करके आए। तो ये आप एक फौजी के नाते क्या देख रहे हैं कि वो जो कमांडर स्तर पर बात होती होगी उसका क्या मतलब है, जो विदेश मंत्रालय स्तर पर बात होती है उसका क्या मतलब है, जबकि एक नया है उसको अगला क्वेश्चन करूंगा। पहले आप इस विषय में बताएं कि तीनों का क्या मतलब है, क्या तीनों इफेक्टिव है या ये दुनिया को दिखाने के आई वॉश है? असल में हो क्या? आई वॉश नहीं होता, ये ऐसा होता है कि कई जगह पे जो कि जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं दो फौज के बीच में, मैं आपको बताता हूं। तो उसकी फ्लैग मीटिंग अरेंज की जाती है। फ्लैग मीटिंग अब एक व्हाइट फ्लैग लेके व्हाइट दोनों साइड से जाते हैं, एक बीच में स्थान में मीटिंग होती है। यहाँ पे रेड क्रॉस भी जो होती है कई बार ये मीटिंग्स करवाती है, दोनों साइड की मीटिंग। अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन काज है, जैसे कि बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं उनको हटाना है, पीओडब्ल्यूज को एक्सचेंज करना है, तब ये रेड क्रॉस काम आती है। इनको फ्लैग मीटिंग्स भी अरेंज कराती है। पर ये फ्लैग मीटिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है कि रात को फायरिंग शुरू हो गई और कोई बेवजह फायरिंग शुरू हुई, दोनों जगह फायर कर रहे थे, तो फ्लैग मीटिंग में फिर ये बात बताई जाएगी कि देखिए उस जगह मूवमेंट हो रही थी, वहां से बड़ी लाइट आ रही थी आपकी तरफ से और कुछ गोली चली,
तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम देखेंगे, ये बात रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की बातें होती हैं लेवल पे, ब्रिगेड लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, कोर लेवल पे बात होती है, मतलब पूरे सेक्टर में ये होती है। जो डिप्लोमेटिक लेवल की बात होती है कि जब आर्मी लेवल की बात निकल गई और अब आप करना है कि मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, कि अब हमको किस तरीके से अब बात करनी है, जैसे कि नक्शे में कोई चीज ऐसी प्रावधान आ रहा है कि हमारे नक्शे में ऐसी ये दिखा रहे हैं, उनके नक्शे में वो दिखा रहे हैं, तो फिर दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स मिलेंगे, आपस में कार्टोग्राफिक सर्वे ऑफिसर्स आएंगे और फिर दोबारा से उसको चेक करेंगे। तो अपना लेवल बढ़ता जाता है, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक बात जाती है। जो फौजी की जो स्थिति होती है वो फौज आपस में कर लेते हैं, पर कई बार हल नहीं निकलता। वो इसलिए हल नहीं निकलता कि पीछे से लड़ने की मंशा होती है। तो ये तो चीज तो आ गई, बट लड़ाई जरूर रहेगी। आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को लेके वो लड़ते ही रहेंगे, जैसे ये लड़ते चाइनीज लड़ते रहे। देखिए चाइनीज को एक और ये हमारे से ख्याल था कि भारत जो है ये शांति प्रिय देश वगैरह, अहिंसा की बात करता है, ये लड़ने वड़ने में नहीं होंगे।